छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के ढहने के ऊपर महाराष्ट्र में जो राजनीति गरमाई है वो थमने का नाम नहीं ले रही। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपने इसके खिलाफ कल मुंबई में एक बहुत बड़ा मोर्चा तो निकाला, लेकिन तुरंत उसके बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि इतने सालों से कांग्रेस जो है वो शिवाजी महाराज का झूठा इतिहास बताते आई है। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये नेहरू जी के बुक का दाखिला भी दिया है और उनका कहना है कि क्या उसके ऊपर कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के नेता माफी मांगेंगे। पहली बात तो यह है कि मुझे अगर देवेंद्र फडणवीस जी बताए कि कौन से पैराग्राफ पर उनको आपत्ति है, और पता नहीं देवेंद्र फडणवीस जी कब से इतिहासकार बने। नेहरू जी एक बहुत ही महान देशभक्त थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 10 साल तक वो ब्रिटिशों की जेल में पड़े रहे, जबकि भाजपा के नेता, आरएसएस के नेता माफी मांगते फिर रहे थे। उन्होंने जो भी वर्णन किया है छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल का, उसमें उन्होंने एक टिप्पणी की है कि शिवाजी महाराज ने ब्रिटिशों की जो फैक्ट्री थी सूरत में उसे लूटा, क्योंकि ब्रिटिश ये आक्रमणकारी थे। ये एक हमारे भारत को कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और स्वराज्य निर्मित के लिए उन्होंने सूरत में ब्रिटिश फैक्ट्री को लूटा, उसको रेड किया। ये बात सही है। और वो मुगलिया सल्तनत के खिलाफ भी मराठा सेनाएं हमेशा उनको तंग करती थी, उनके हमले करती थी, उनके कैंप लूटती थी। ये तो विपक्ष जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनके खिलाफ तो कोई भी देशभक्त सेनानी, देशभक्त राजा, देशभक्त नेता उस पर तो लड़ेगा जरूर। तो उसमें कौन सी आपत्तिजनक आप जानते हैं, उसकी बात बताएं तो बात अलग है। मैं समझता हूं कि पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अगर पढ़ी नहीं होगी तो पढ़वा सकते हैं, उसकी मतलब निकलवा सकते हैं। कोई आपत्तिजनक बात नेहरू जी ने कभी नहीं की है। और महाराष्ट्र की जनता में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जो आस्था है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, जो आदर है, उसे छिन्न विच्छिन्न कर दिया है इन भ्रष्टाचारी सरकार ने। शिवाजी महाराज के पुतले में भी पैसे खाने की कोशिश की गई है, उसमें भी रिश्वतखोरी की गई है, उसमें भी कमीशनखोरी की गई है। तो हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसको उसकी जिम्मेदारी फिक्स करके उसका सजा होनी चाहिए, तब तक ये आंदोलन नहीं थमेगा। इंद्रजीत सावंत जो एक हिस्टोरियन है वो भी कह रहे हैं कि इतिहास में इस तरह का दाखला है कि जब सूरत की जो फैक्ट्री का उल्लेख आप कर रहे हैं वो जब लूटी गई थी तब औरंगजेब को लाहौर में इसके बारे में खबर मिली थी और तब उन्होंने कार्रवाई करना शुरू किया था। बावजूद उसके अगर इस तरह से दावा किया जा रहा है, हालांकि पीएम मोदी माफी मांग रहे, मुख्यमंत्री माफी मांग रहे, दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी माफी मांग रहे, लेकिन उसके बाद भी अगर फडणवीस इस तरह से सवाल उठा रहे हैं तो इसका क्या मतलब आप समझते हैं? देखिए, मतलब तो महाराष्ट्र की जनता अवश्य उसका मतलब निकालेगी। आशीष शेलार ने माफी मांगी, लेकिन वो सरकार का एक अंग नहीं है। उसके बाद अजित पवार जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने माफी मांगी और एक कुछ आंदोलन किया शायद मुख्यमंत्री के खिलाफ। उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद माफी मांगी, लेकिन नेवी की तरफ उंगली निर्देश किया। उसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, लेकिन मैंने देवेंद्र फडणवीस ने कहीं माफी मांगते हुए मैंने सुना नहीं। उल्टा वो आरोप लगा रहे हैं दूसरों पे। देखिए, बहुत बड़ी घटना है और भाजपा जानती है कि उनसे बड़ी गलती हुई है, वो माफी मांगते फिरे हैं, लेकिन माफी से जनता का समाधान नहीं होगा। जिम्मेदारी निश्चित करने की बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी फिक्स्ड एंड गिल्टी मस्ट बी पनिश्ड। हमेशा हम देखते आ रहे हैं कि भाजपा आरोप करती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रही है, लेकिन हमने देखा कि अहमदनगर में किस तरह से बीजेपी के ही एमएलए नीतीश राणे भड़काऊ भाषण कर रहे हैं। 2 एफआईआर तो दर्ज हो गए, लेकिन एक श्रृंखला रही है इस प्रकार के बयान करने की उनकी। क्या आपको लगता है कि इस वजह से सही मायने में महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से बिगड़ सकती है? देखिए, मैं किसने कौन से विधायक ने क्या बयान दिया उस पर तो मैं आई विल नॉट कमेंट ऑन इट। लेकिन भाजपा के नेताओं की तरफ से जो सामाजिक सद्भाव की भावना है उसके भंग करने की कोशिश हो रही है।
कहीं न कहीं धार्मिक दंगे कराने की बात हो रही, क्योंकि उनको पूरा अंदेशा हो गया है कि हम अब ये विधानसभा का आने वाला चुनाव नहीं जीत सकते। एकमात्र अगर कुछ पैसे वगैरह दे के कुछ लाड़की बहन जैसी स्कीमें ला के कुछ वोट मिलेंगे, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। कुछ अगर रिलीजियस पोलराइजेशन करके, धार्मिक ध्रुवीकरण करके, दंगे फसाद करा के कुछ वोट मिल सकते हैं कि उसकी कोशिश कर रहे हैं। और ये भाजपा के जो विधायक है, भाजपा के जो नेता है, उनको बताया जा रहा है, टास्क दिया जा रहा है कि आप करिए और दंगा फसाद कराने की कोशिश की। समझा? मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की जनता उनके उकसाए में नहीं आएगी। महाराष्ट्र की जनता शांति प्रिय है। हमारा उद्योग व्यापार एक शांतिपूर्ण वातावरण में पनपता है। अगर दंगे होते तो सारा व्यापार तहस नहस हो जाएगा। इसलिए ऐसे कोई भी उकसाऊ भाषण करें, उकसाऊ बातें करें तो उसको कोई गंभीरता से नहीं लेगा। आखिरी सवाल, क्योंकि एक तरफ इस तरह की बयानबाजी हो रही है, अस्मिता की राजनीति होते दिख रही है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो चुनाव है वो पोस्टपोन हो सकते, इस तरह की बात कही जा रही है। आपका आकलन क्या है इसके बारे में? देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव जो हरियाणा के चुनाव के साथ अब तक होते थे, वो तो सरकार ने टाल दिए हैं। हो सकता है कि चुनाव नवंबर में हो, क्योंकि 26 नवंबर तक नई विधानसभा का गठन होना आवश्यक है। तो हो सकता है कि 15-20 तारीख की उनके कुछ तारीख हो, तो ये पहले से ही पोस्टपोन किए जा चुके हैं। लेकिन अब कुछ और बातें आगे निकली है कि शायद हालत और भी खराब है, तो शायद राष्ट्रपति शासन लागू करके कुछ दिन तक चुनाव टाले जा सकते, ये भी संभावना चर्चा में है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया तो 26 नवंबर के पहले चुनाव पूरे होंगे। धन्यवाद सर, विस्तार में हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे पृथ्वीराज चौहान, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक भड़काऊ राजनीति जो है वो सत्ताधारियों के तरफ से की जा रही है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।